नमस्कार, हैंड न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल चंडीगढ़ में अमृत जल क्रांति के अंतर्गत एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-2025 का शुभारंभ किया। यह कार्य योजना जल संसाधनों के संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम है। जल संसाधन के प्रति हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संसाधन व जल संचयन के लिए अमृत जल क्रांति के तहत समेकित जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 शुक्रवार को लॉन्च किया। ये कार्यक्रम चंडीगढ़ में किया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की पहल पर पंचकुला में 26-27 अप्रैल 2023 को अमृत जल क्रांति के तहत 2 दिवसीय जल संरक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें जल संरक्षण पर शोध कर रहे देश विदेश के विशेषज्ञों सहित हरियाणा के अनेक विभागों ने भाग लिया। संगोष्ठी में आए विभिन्न सुझावों के आधार पर सभी विभागों द्वारा जल संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण के प्रति बेहद गंभीर हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में कोरोना काल में भी मेरा पानी मेरी विरासत योजना की अवधारणा तैयार की गई थी, ताकि भावी पीढ़ी को धरती के साथ साथ पानी भी विरासत में मिले। धान बाहुल्य जिलों में धान के स्थान पर अन्य फसलों के प्रति किसानों का रुझान बढ़ाने की शुरुआत की गई। पहाड़ी इलाकों की तुलना में हमारे पास पानी के स्रोत ज्यादा हैं। इस दौरान सीएम ने भाषण में सिरसा का जिक्र किया और पानी के स्टोरेज पर जोर दिया। आधुनिक रूप से जहां जहां इस पर काम हो रहा उनका धन्यवाद किया। सीएम मनोहर लाल रेवाड़ी का जिक्र करते हुए भी नजर आए। जैसा हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना प्रयत्न किया, पीछे पानी रोक लिया। अब वो पानी ज्यादा नहीं आता, फिर भी जो पहाड़ी क्षेत्र, जो एक बहाव का क्षेत्र हरियाणा की तरफ जितना हमारे पास कमांड एरिया में बहाव है, उसका उपयोग कर रहे हैं। और पहली बार मैं अभी महेंद्रगढ़ जिले में होके आया हूं, तो महेंद्रगढ़ जिले के लोग बहुत संतुष्ट हैं कि हमको इतने सालों के बाद आखिर एक न्यूनतम आवश्यकता पानी की खेती के लिए जो है वो हमको मिल रही है। तो ये जगह जगह हमको ये भी करना पड़ेगा। गग्गर हमारे लिए पानी का स्रोत लंबे समय का तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बांध लगा करके उसको कम से कम उसका ठीक से उसका जो चैनलाइजेशन हो जाए, और O2 को, झील को भी हम डीप कर रहे हैं ताकि पानी का स्टोरेज वहां ज्यादा हो सके। उसका भी पानी की आवश्यकता हमारी सिरसा जिले की खास करके बहुत पर्याप्त मात्रा में, फतेहाबाद और सिरसा 2 जिलों के अंदर उसका हमको उपयोग होता है। अब इन सब छोटी छोटी बातों पर सारे डिपार्टमेंट हमारे काम कर रहे हैं और मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन चीजों पर ये आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें एक विषय पानी का, जैसे मैंने बताया, यमुना में 3 महीने में हमारे पास पर्याप्त होता है, फिर भी उस 3 महीने के पानी का जितना उपयोग हमको स्टोरेज के नाते हरियाणा में करना चाहिए वो अभी तक पहले नहीं हो रहा था। हमने ही पिछले कुछ वर्षों पहले उस का जो चैनलाइजेशन है, उसके चैनल को मजबूत करना, उसका रीजनरेशन करना, उसको चौड़ा करना जगह जगह, और उस पर भी बड़ी मात्रा में पानी को हम स्टोर कर सकेंगे। हमारे हजारों तालाब जो भरे नहीं जा सकते हैं उसके बिना, तो वो अब दक्षिण हरियाणा के वो तालाब, लगभग 4000 तालाब, उससे हम भर पाएंगे। मसाणी डैम ये बना हुआ है, आज तक पानी नहीं होता था, लेकिन इस पानी के चैनलाइजेशन के कारण से हमने वर्षा का पानी वहां पहुंचाया और रेवाड़ी जिले में 8-10 फुट पानी जो है उसका लेवल ऊपर आया है। तो ये पानी के बारे में मैं तो बहुत इसका अध्ययन करता हूं, सारी चीजों का, और उसकी जो योजना ध्यान में आती है तुरंत आप लोगों के साथ बैठ करके मैं प्लानिंग करता हूं। लेकिन मित्रों, हमने इन सब चीजों पर केवल अपना एक जो दृष्टिकोण है वो बताया है। अब उसके बाद इसको लागू करने का काम हमारे सभी अधिकारी, सभी विभाग कर भी रहे हैं,
और जिस प्रकार की आज ये कार्य योजना बनाई है, इस कार्य योजना के अनुसार आप लोग इस पर अच्छे प्रकार से काम करें, ये मेरी अपील है, ताकि हमारा जो टारगेट है, ये टारगेट सभी विभागों के काम करने के बाद इसको हम पूरा कर पाएंगे। तो इस नाते से पानी की समस्या का हल केवल इसका अच्छा प्रबंधन, अच्छा एक पॉलिसी बनाना और लोगों को अपील करना, उसी में से हम आज और अगली पीढ़ी तक सब चीजों का समाधान ढूंढ पाएंगे। एक तो हमको ये करना है। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमको पानी के साथ साथ, जैसे मैंने बाकी चीजें कही कि प्रकृति हमारी, प्रकृति के जितने भी ये तत्व हैं, ये भी सब हम मान के चले कि ये जीव इकाई है, ये निर्जीव नहीं है। तो इन जीव इकाइयों को भी हमको संतुलन बना करके उपयोग करना होगा, यानी संतुलन भी और अनुशासन भी। हमें अगर शब्द प्रयोग करता हूं मैं, तो दोहन तो हम करें लेकिन शोषण न करें। अगर उनका शोषण करेंगे तो ये हमको दरकिनार कर देंगे। चाहे वो भूमि है, भूमि का जगह जगह हम कटान करते हैं, खदान करते हैं, जिसके कारण से कहीं कहीं स्थानों पर तो हमारा जब अनुशासन बिगड़ता है तो भूसंखलन भी होता है, पहाड़ों में खास करके। हमारे यहां उस प्रकार का विषय भले नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें उन नियमों का, कानूनों का पालन करके, मैं अपील करता हूं कि भूमि के कटान की तरफ जरूर ध्यान करें, वरना ये चीज बहुत नुकसान दे सकती है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान प्रदूषण को लेकर कहा कि हम जितने विकसित हो रहे हैं, संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। साइबर सिस्टम अच्छा है, लेकिन पर्यावरण के लिए बेहतर नहीं। प्रकृति का इस्तेमाल रचनात्मक तरीके से होगा, हिंसात्मक तरीके से नहीं। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान बड़े भावुक अंदाज में कहा कि माँ को बचाना है, धरती हमारी माँ है जिसका शरण किया जा रहा है। गगन का प्रदूषण हम देखते हैं, 2G, 3G, ये वेव्स का जो ट्रांसमिशन होता है, ये भी एक विकास के नाते, निर्माण के नाते अगर इसकी भूमिका पॉजिटिव रूप से सब लोग लें तो आज के युग में बहुत बड़ा इसका योगदान है। लेकिन अगर ये वेवलेंथ ऊपर नीचे करके और उसका विध्वंसात्मक में उपयोग कर दिया, चाहे वो एटॉमिक बातें हैं, चाहे वो और तरह तरह के आज ऐसे ऐसे सिस्टम देख लिए हमने कि उस सिस्टम के कारण से कई बार तो डर लगता है कि क्या होगा। हमारा ये जो हमारा ये जो साइबर सिस्टम है, इस साइबर सिस्टम भी दुनिया की प्रगति में अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन कल क्या होगा ये भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। अभी 3 दिन पहले हम लोग बैठे थे, हमारे एक अधिकारी ने मोबाइल को एक कमांड दे दी, ऐसा ऐसा करो, और वो कमांड जब आई होकर के पूरी आई, तो पूरी होने के बाद जब उसको मैंने देखा तो मैंने मजाक में कह दिया, जितने आईएएस ऑफिसर बैठे थे, मैंने कहा अब आपकी कोई जरूरत नहीं, जाओ। क्या था बोला राजेश जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैट जीपीटी, उसको मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को मेरी तरफ से पत्र लिखो जिसमें हरियाणा के लिए कुछ ना कुछ अनुदान मांग के लाओ। तो उसने 10 कारण बताते हुए, और जो फिट होते हैं हमारे दिमाग में या इसके दिमाग में नहीं आते हैं, वो सब उन्होंने लिख करके और बाद में सामने रख दिया कि आप हस्ताक्षर करो, भेज रहे हैं। तो अगर ये होने लग गया तो इन आईएएस की क्या जरूरत रहेगी। खैर, इन लाइट में मेरा कहना है कि कहां कहां हम जा रहे हैं उसका उपयोग है, हम रचनात्मक ढंग से करेंगे तो ये हमारे लिए एक वरदान सिद्ध होगा। और अगर कहीं ये विध्वंसात्मक तरीके से किसी ने उपयोग करना शुरू किया तो यही हमारे विनाश का कारण भी बनेगा। तो ये प्राकृतिक चीजें, चाहे भूमि है, चाहे वो गगन है, चाहे वो वायु है, चाहे वो अग्नि है। अब आजकल ग्लोबल वार्मिंग, पहले कुछ सुनते थे तो हमें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता था, लेकिन अब जब देखते हैं कि पूरे मौसम का सिस्टम ही बदल गया है। ये जिस समय में अब वर्षा आ रही है, कभी हमने तो नहीं देखी थी कि मई और जून में ऐसी वर्षा आएगी, और जून इतना ठंडा होके जाएगा। जून में कड़कती धूप,
बाहर निकला नहीं जाता था, चमड़ी बिल्कुल झुलस जाती थी। बदल रहा है। तो ऐसा सब तरफ ये जो चीजें हैं, इनका जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव की ओर हम सब लोग चिंतित हैं। पानी के नाते भी हम जो भूमि में से पानी का दोहन करते हैं, ये भी एक सीमा से अधिक करना, ये पाप है। जैसे हमारे शरीर की धमनियों में खून है, ब्लड है, अगर ये ब्लड निकले तो शरीर का क्या बचेगा? ऐसे ही शरीर, जो भूमि की धमनियों में ये पानी ब्लड के रूप में काम करता है। जितना पानी हम निकाल लेंगे उतना भूमि के ऊपर अत्याचार है। भूमि के साथ जितने खिलवाड़ हो रहे हैं, इसका कई बार तो दिल दहल जाता है। पिछले दिनों में एक हमने सीन देखा कि बेटियां मारी जाती थी। बेटी चिल्ला चला करके हम सब लोग कहती थी कि गर्भ में मुझे मत मारो। हमने एक अभियान चलाया, सफलता मिली। आज संयोग से 9 जून है, आज सेल्फी विद डॉटर, इस काम को भी आज के दिन शुरू किया गया था। मैं आज सवेरे देख रहा था। तो बेटियां बची हैं, लेकिन मित्रों, खास करके हमारे किसान भाइयों, बेटी चिल्लाई, बची, हमने प्रयत्न किए, कुछ प्रकृति ने हमारे ऊपर कृपा की, सारे समाज ने सहयोग किया, वो हुआ। लेकिन आज बेटी नहीं, आज मां चिल्ला रही है। और ये भूमि, ये मां है, धरती माता है। ये इस मां को चिल्लाने मत दो। हम बेटे बेटियां इसकी रक्षा करें, इसका दोहन करें, लेकिन इसका शोषण न करें। चाहे वो पहाड़ काटने की बात है, चाहे पानी की खींचने की बात है, चाहे वृक्ष लगाने की बात है, चाहे विकास के नाते, इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस मां के बेटे बेटियों के नाते हम इसको चिल्लाने नहीं देंगे। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान किसानों का जिक्र किया और कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। पहले 5 जून को कार्यक्रम होना था, उस दिन पर्यावरण दिवस था, लेकिन पर्यावरण को तो हमेशा बचाना है। प्रकृति की हर चीज पर ध्यान देना है। जल बचाना भी जरूरी है, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी खुशहाल रहे। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को सीएम मनोहर लाल धन्यवाद करते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में हमारे हरियाणा के भाई बहन जुड़े हैं, विशेष तौर पर किसान भाइयों। आज का ये दिन वैसे तो ऐतिहासिक दिन ही है, लेकिन और इतिहास एक बनने जा रहा है। वैसे विचार ये किया था कि इस कार्यक्रम को हम 5 जून को करें। 5 जून को पर्यावरण दिवस था, इन्हीं कारणों से 5 जून नहीं, तो आज ही हम इसको पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून का एक रूप मान करके 9 जून को कर रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक दिन पर जो विचार अभी तक बहुत समय से लगातार चल रहा है विभिन्न भागों में, और जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है कि हम पानी को कैसे बचाएं, पानी का किस प्रकार से उपयोग करें, पानी का जो संकट है उससे हम स्वयं भी बचें और अगली पीढ़ी उसको भी हम बचाएं। तो ये पर्यावरण बचाने की दृष्टि में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे तो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, उन सब की ओर ही हमको ध्यान देना है। मैं ऐसे प्राकृतिक जितने भी हमारे भाग हैं, उनको सबको जोड़ करके कई बार उसका एक विश्लेषण किया करता हूं। अगर उसको 5 जैसे तत्व हैं प्रकृति के, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है, अगर इन 5 को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो ये भगवान बनता है। वह भूमि, वह गगन, वह वायु, अग्नि और न नीर। तो भगवान के इन 5 तत्वों को बचाना, सुरक्षित रखना, ये हमारे जीवन के लिए वर्तमान में भी
आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे चिंतित केवल हम हैं ऐसा नहीं है, पूरा विश्व इन चीजों से चिंतित है, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो कोई भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांटी जा सकती। इसका एक स्थान का प्रभाव भी दूसरे स्थान पर पड़ता है। तो इसलिए ऐसा कलेक्टिवली हमको इन चीजों की चिंता करनी होगी और उसमें सबको उसके परिणाम के प्रति आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प लेना होगा। जहां तक आज के इस कार्यक्रम का, इस सेमिनार का विषय है, और ये जो आज इसका जो लॉन्च किया गया है, ये पूरा कार्यक्रम, ये योजना, इस योजना के लॉन्चिंग में लगभग कुछ समय पहले यानी अप्रैल के 26 और 27 यानी एक ही महीना पहले, सवा महीना पहले हमने एक सेमिनार किया था बड़ा, और सभी विभागों ने उसमें अपनी रणनीति बनाई थी। उस रणनीति के हिसाब से कोई एक कार्यक्रम, कोई उपयोग, जो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कोई लॉन्च करें हम कार्य योजना, तो उस कार्य योजना को लॉन्च आज हमने किया है। इस योजना को बनाने में वैसे तो सभी विभागों ने, जिन्होंने अभी अपनी प्रेजेंटेशन दी है, जिनका भी पानी के साथ कोई भी संबंध है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब ने उसमें काम किया है। विशेष तौर पर इसमें मैडम केशरी आनंद अरोड़ा और हमारे देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इसको लीड लिया है। बाकी सब विभागों ने भी अपने विभाग के हिसाब से काम किया है। इसमें हमारे तालाब अथॉरिटी के चेयरमैन, इसमें हमारे यूनिवर्सिटीज, इन सब लोगों ने भी उसमें काम किया है। बहुत से एनजीओज, बहुत से ऐसे लोग जो हमारी सरकार के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों ने भी अपने सुझाव दिए हैं, उसके हिसाब से भी हमने काम किया है। तो इस प्रकार का ये जो कार्यक्रम आज तय किया गया है, इसमें निश्चित रूप से उन सबको आगे चल करके लाभ होने वाला है जो पानी का ठीक से उपयोग करते हैं, जिनके लिए आज के इस कार्यक्रम में एक संदेश हम देना चाहते हैं। पानी का उपयोग सबसे ज्यादा कृषि के लिए होता है, जैसा बताया गया 86 से 90% अलग अलग उसके विषय आ रहे हैं। शायद बागवानी मिला करके 90-92% होगा, कृषि में 86% होगा। 8% पानी अलग है जिसका उपयोग हम पीने के लिए या उद्योग के लिए या दैनंदिन जीवन के लिए अन्य उपयोग भी होते हैं, तो उन सब उपयोग के लिए। और एक पानी का एक हिस्सा वायु में भी वाष्पीकरण के माध्यम से भी उसका उपयोग होता है। वाष्पीकरण जो होता है, पानी उसमें लगता है, ये भी कोई बेकार का ऐसा वो नहीं है कि भी उसके कारण से पानी हमारा चला गया तो नुकसान हो गया, वो भी एक महती आवश्यकता है जीवन के लिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। खेती के तरीके बदले गए हैं, कम पानी में खेती के अवसर तलाशे जा रहे हैं। अब नए नए प्रयोग भी हम जो कर रहे हैं, उसमें भी जैसे मेरा पानी मेरी विरासत, फसल का विविधीकरण, धान के बजाय दूसरी फसलें बुआई करें। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के किसानों को, जिन्होंने इस अपील पर काम करते हुए लगभग 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा एकड़ को विविधीकरण के कारण से धान के बजाय दूसरी फसलों पर वो आए हैं, तो उसका लाभ हुआ है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, DSR, इसके ऊपर भी आए हैं। तो ऐसे ही अन्य सब फसलें जिसका पानी का उपयोग जहां कम होता है, वो फसलें लेकर के आएंगे, तो इसका निश्चित रूप से लाभ होगा। हरी खाद की बात बताई है, प्राकृतिक खेती की बात बताई है, इससे भी किसान बंधुओं को हमको अपील करनी पड़ेगी कि इस ओर आएंगे, तो ये उपयोग हमारा जो 86% है, उसको जितना कम हम कर पाएंगे उतना अन्य चीजों में उपयोग होगा। क्योंकि पीने की पानी, जैसे मैंने बताया, प्राथमिकता है, और ये पीने की पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। खास तौर पर हम दिल्ली के 3 तरफ हैं। दिल्ली के पानी की जब भी आवश्यकता बढ़ती है, भले जो उनका शेयर निश्चित है वो कम है, लेकिन अंतोगत्वा चाहे सुप्रीम कोर्ट कहेगा, चाहे कोई भी कहेगा कि इनके पीने के पानी की आपूर्ति करो। आज भी हम 250 क्यूसेक पानी केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण से अपने हिस्से में से उनको दे रहे हैं। कल को ये आवश्यकता मेरी
गुरुग्राम की बढ़ने वाली है, ये फरीदाबाद की भी बढ़ने वाली है, ये आवश्यकता सोनीपत की भी बढ़ने वाली है, ये हमारी पंचकुला की भी बढ़ने वाली है। जहां जहां तेजी से यानी शहरीकरण हो रहा है, उस हिसाब से इन शहरों की आवश्यकता बढ़ेगी, तो पीने की आवश्यकता घटेगी नहीं, बढ़ेगी। उसमें हम कोई ऐसा विविधीकरण का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे अभी। जितना पानी शरीर को चाहिए वो जाना ही चाहिए शरीर में। बाकी चीजों में हम इसका कुछ न कुछ प्रबंधन कर सकते हैं। इसलिए खेती में जो पानी उपयोग होता है उसको कम करें। इसमें माइक्रो इरिगेशन, जिसके ऊपर हमारा सिंचाई विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है, मेकाडा के नाते से हमने बजट की भी छूट दी है। इसमें जो भी हमको सब्सिडी देनी है, जो भी प्रावधान करने हैं, लोगों को अवेयरनेस उनमें बढ़ानी है किसानों में, और नए बिजली कनेक्शन तो हमने जो बहुत गहराई में पानी में चले गए हैं उनको कंडीशन भी लगाई है कि जहां माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाएंगे वहीं बिजली का कनेक्शन हम देंगे। हमारा कोई इसमें दूसरा कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक तौर पर तो सरकार के ऊपर ज्यादा ही पड़ेगा, लेकिन पानी बचाना उसके पीछे यही एक उद्देश्य है। तो इसमें मिकाडा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, चाहे खाले, पंप, चैनल, पंप हाउसों का रखरखाव, उसको सबको एक आधुनिकीकरण के तरीके से आवश्यकता के हिसाब से वो हम सब कर रहे हैं। और इसके करने से निश्चित रूप से पानी का जो रिसाव होता है, क्योंकि पानी जिस भी आवश्यकता के लिए जहां भेजना है वहां उतना ही जाए, रिसाव अगर होता है तो वो न किसान के उपयोग का है और न ही पानी के दृष्टि से उसका कोई बचाव होगा, बल्कि उसका कोई ना कोई नुकसान ही होता है। तो इसके ऊपर भी बहुत सब जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, सारे आंकड़े तो हमारे प्रेजेंटेशन में सब लोगों ने बताए ही हैं। तो उस नाते से इस पर हमको जो काम करना है वो हम सब काम कर रहे हैं। तालाबों का बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे बताया गया, उसमें 18,000 तालाब हरियाणा के हैं। इन 18,000 में बहुत तालाब तो ओवरफ्लो रहते हैं बरसात के दिनों में, पोल्यूटेड है, बहुत तालाब ऐसे सूखे पड़े रहते हैं। तो ऐसे इनका एक सम्यक संतुलन बैठा रहे, ताकि उस तालाब में भी जितना पानी है उसका रिचार्जिंग के लिए उपयोग आए, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जैसे परंपरागत तौर पर खेत काम आता था किसानों के, वो पानी काम आए। तब होगा जब वो पानी साफ रहेगा। पॉल्यूटेड होगा तो पशु भी नहीं पिएगा उसको। तो इस प्रकार से उस पर भी काम लगातार चल रहा है, और एक महत्वाकांक्षी टारगेट हमारी तालाब अथॉरिटी के द्वारा ये जो लिया जा रहा है उसको भी हम एक गति देकर के उसको पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है सभी विभाग उसके अंदर काम करेंगे। कुल मिलाकर सीएम मनोहर लाल के अथक प्रयासों का नतीजा है कि योजना की शुरुआत प्रदेश में की गई और इसका फायदा प्रदेश को मिलेगा। इसके अलावा जल संरक्षण में दिशा में इसे बेहतर कदम माना जा रहा है। सीएम मनोहर लाल की कोशिश है कि जनता भी प्रकृति के लिए गंभीर हो और इसकी रक्षा करे। यही कारण है कि सीएम समय समय पर जनसंवाद कर इस पर जानकारी देते नजर आते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को सरल तरीके से अपनाते हुए प्रभावशाली ढंग से लागू करने पर जोर दिया जाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने गुरुवार को हरियाणा में चल रही अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान से संबंधित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इन योजनाओं का भी हरियाणा अध्ययन करे और इसी प्रकार की कोई योजना हरियाणा में भी लागू की जा सकती है, जिसमें प्राधान्य से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी होंगे और इन विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री को राज्य में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा ने आधार कार्ड की तरह 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र तैयार किया है, जिसमें परिवार के हर सदस्य की वार्षिक आय के साथ साथ
अन्य जानकारी भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के सामाजिक व आर्थिक आंकड़ों के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ दिया था, जिसमें परिवार की वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, जिससे हरियाणा में इस योजना के तहत लगभग 15 लाख परिवार ही कवर हो रहे थे। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर चिरायु हरियाणा योजना से जुड़े और अब लगभग 32 लाख परिवार आयुष्मान चिरायु हरियाणा योजना से जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अनुबंध आधार पर कर्मचारी रखने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है और उन युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इसी प्रकार निरोगी हरियाणा योजना के तहत हेल्थ चेकअप की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि गरीब को लाभ देना ही सरकार का लक्ष्य है, ताकि कोई अपात्र व्यक्ति न इस योजना का लाभ उठा सके। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अन्य गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को केंद्र व राज्य सरकार की छात्रवृत्ति व अन्य योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।